चलिए बेटा, नाउ इन दिस सेशंस वी आर गोइंग टू रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो सबसे पहले हम नोट्स के ऊपर क्विकली। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बेटा किस चीज के ऊपर था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो था बेटा दैट वाज ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से क्लियर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है वो किसका डील करके चलेगा? कि अकाउंटिंग कैसे करके चलोगे गवर्नमेंट ग्रांट्स की। ठीक है, कि गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग जो है वो कैसे करी जाएगी। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ना बेटा कुछ चीजों के साथ डील नहीं करता। आपको ऑब्जेक्टिव और स्कोप हर एक स्टैंडर्ड का अच्छे से पता होना चाहिए। एमसीक्यू में टेस्टिंग हुई है पहले भी, तो पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव या स्कोप के बारे में इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू इंटेंशनली पूछेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द फॉलोइंग। उसमें कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका तो वो डील करता होगा, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द फॉलोइंग एक पॉइंट बीच में ऐसा डाल देगा जिसमें वो डील नहीं करता होगा, तो आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 किसका डील नहीं करके चलेगा? जो भी स्पेशल प्रॉब्लम्स आती हैं arising in accounting for government grant in financial statement reflecting the effect of the changing prices या इन सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ सिमिलर नेचर। कह रहे हैं कोई भी स्पेशल प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग के अंदर आ रही है किसके चलते? जो प्राइजेस के अंदर चेंज हुआ है उसके इफेक्ट के चलते, या कोई सप्लीमेंट्री कोई इंफॉर्मेशन मिल गई है उसकी वजह से। कह रहे हैं गवर्नमेंट की कोई असिस्टेंस है जो कि अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है। एग्जाम्पल के तौर पे से इलेक्ट्रिसिटी का रेट जो है वो वैसे है 10 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम एक सब्सिडाइज रेट लगा के चल रहे हैं कितने का? सिर्फ 3 रुपए का। तो वो गवर्नमेंट असिस्टेंस है, वो यहां पर कवर नहीं हो रही। फिर गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन होती है ओनरशिप के अंदर किसी एंटरप्राइज के, तो वो भी यहां पर कवर होके नहीं चलता है। ठीक है, मेन जो इसके अंदर आता है बेटा वो क्या है कि गवर्नमेंट ग्रांट का मीनिंग होता क्या है। गवर्नमेंट ग्रांट जो है बेटा वो क्या है? एक असिस्टेंस है, चाहे वो आप कैश में कह लीजिए चाहे वो काइंड में कह लीजिए, जो एक एंटरप्राइज को दी जा रही है, या तो पास्ट में, या फॉर पास्ट या फ्यूचर कंप्लाइंस विद सर्टेन कंडीशन। कह रहे हैं या तो भी एंटिटी ने क्या करा है, पास्ट में कुछ कंप्लाइंस करी, उसके चलते हम इसको क्या कर चल रहे हैं, ग्रांट देके चल रहे हैं कि तुमने भी कंडीशन फुलफिल करी जो हमने कही थी, तो हम तुमको क्या दे रहे हैं? ग्रांट दे रहे हैं। या फिर दूसरा क्या है, कह रहे हैं हम तुम्हें ग्रांट देके चल रहे हैं, कह रहे हैं लेकिन अगले 5 साल ना तुम्हें हमारी सुननी पड़ेगी। ठीक है, कह रहे हैं हम तुम्हें ना इस एसेट के लिए ग्रांट देके चल रहे हैं, कह रहे हैं लेकिन तुम पे कंडीशन लगा रहे हैं जी, अगले 8 साल में इस एसेट को बेच मत लेना। ठीक है, तो कह रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम, कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस कहेंगे जिसको रीजनेबली वैल्यू नहीं करा जा सकता, या ऐसी ट्रांजेक्शन जिसको आप नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो कह रहे हैं उनको क्या कर दिया गया? एक्सक्लूड कर दिया गया यहां पर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है कि गवर्नमेंट ग्रांट का जो है वो ट्रीटमेंट होता क्या है। गवर्नमेंट ग्रांट के ट्रीटमेंट के लिए बेटा देयर आर टू अप्रोचेस। एक ट्रीटमेंट है कैपिटल अप्रोच, दूसरी ट्रीटमेंट होती है इनकम अप्रोच। दूसरी अप्रोच जो है कैपिटल अप्रोच क्या होती है कि ग्रांट को अपना शेयर होल्डर फंड का हिस्सा मान के चलते हो। ये अप्रोच वहां अप्रोप्रिएट है जहां पे ग्रांट जो है वो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन की नेचर की है। ठीक है, जैसे कि ग्रांट आपको दी गई है कि जितना आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करा है अंडरटेकिंग के अंदर, या जो आपने टोटल कैपिटल आउटले के लिए जो भी अपने कंट्रीब्यूशन करा, और इसमें नॉर्मली रीपेमेंट एक्सपेक्टेड नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे आंध्र प्रदेश के अंदर किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर आप कहते हैं आप इंडस्ट्रियल सेटअप लगाओ, कह रहे हैं भाई तुम जितना भी इन्वेस्ट करोगे, ठीक है से तुमने इन्वेस्ट करा 50 करोड़ रुपए, कह रहे हैं हम ना 20% तो तुम्हें देंगे, तो 10 करोड़ तुम्हें मिल रहा है। अब वो जो 10 करोड़ तुम्हें मिल रहा है दैट इज मोर ऑफ अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, वो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की तरह है। तो कह रहे हैं वो ना शेयर होल्डर फंड का हिस्सा बनेगा, तो उसका मैं आगे ट्रीटमेंट भी सिखाऊंगा, वो हम कैपिटल रिजर्व में यूजुअली लेकर जाएंगे। और दूसरी अप्रोच क्या है? इनकम अप्रोच। कह रहे हैं कि भाई जो ग्रांट तुम्हें मिली है तुम उसको इनकम की तरह ट्रीट करके चल रहे हो एक या एक से ज्यादा पीरियड में। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। कह रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना कब चाहिए? कह रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स को आप तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करके चलोगे जब तक एक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है कि एंटरप्राइज जो है वो कंप्लाई करेगी कंडीशंस के साथ, और दूसरा ग्रांट जो है वो क्या है? विल बी रिसीव्ड, यानी अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड, कि अल्टीमेट कलेक्शन पक्का है, हो जाएगा। ठीक है, और कंडीशन के साथ जो है एंटिटी कंप्लाई करके चलेगी, उसकी रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, आप ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लेना। अगर दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाइड नहीं है, आप ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करके चलोगे। अगर आपको ग्रांट मिल गई है तो वो एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि कंडीशंस जो हैं
रिलेटेड टू ग्रांट वो फुलफिल होंगी ही होंगी। ठीक है। अब गवर्नमेंट ग्रांट जो है हमारे पास चार तरीके की हो सकती है। तो अब तक जो पढ़ा दैट वाज द बेस ऑफ द चैप्टर। पेपर में जो चीज बनेगी वो ये बनेगी जो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन जो बनेंगे। बेटा गवर्नमेंट ग्रांट जो है उसको मैं चार कैटेगरी में बांट सकता हूँ। पहली कैटेगरी है नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट। दूसरा है स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स से रिलेटेड है, डेप्रिशिएबल एंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तीसरा है रेवेन्यू से रिलेटेड। और चौथा होता है प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मैं नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट की बात करके चलूं तो नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट कौन सी है? बेटा पैराग्राफ नंबर 17 में बताया गया। कह रहे हैं जो ग्रांट नॉन मॉनेटरी एसेट की फॉर्म में है, जैसे लैंड हो गया या कोई अदर रिसोर्सेज हो गया। लेट जस्ट टेक एन एग्जांपल। अभी इंडियंस वुमेन टीम जो है वर्ल्ड कप जीती। सपोज करो वो बोल देते हैं कि जी स्मृति मांद्रा जो है उसको हम क्या देंगे, बेंगलोर के अंदर हम एक जमीन दे देते हैं। ठीक है। एक कंसेशन रेट के ऊपर। वैसे उस जमीन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 करोड़ है। कहते हैं हम आप स्मृति मांद्रा को ये 10 करोड़ की जमीन सिर्फ 10 लाख रुपए में देके चले। तो यहां पर वैल्यू वैसे 10 करोड़ है, लेकिन हमने क्या करा, एक कंसेशन रेट के ऊपर दे दिया। तो यहां पर किस वैल्यू के ऊपर उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, एट द एक्विजिशन कॉस्ट उसको क्या करना चाहिए बेटा, रिकॉर्ड करके चलना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या आया कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, लेट्स जस्ट टेक अनदर एग्जांपल। महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, 2011 विनिंग वर्ल्ड कप कैप्टन, 2007 T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। गवर्नमेंट कहती है कि हमने ऑनर करना है इस बंदे को, ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन इंडियन क्रिकेट। कह रहे हैं हम इसको झारखंड में रांची में एक जमीन दे के चल रहे हैं फॉर द क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है। एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लेंगे। ठीक है। तो बेटा उसको किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, एक नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, 1 रुपये पे रिकॉर्ड कर दिया, 100 पे कर दिया बुक एंट्री के लिए। ठीक है। अब अगला क्या कहता है, ग्रांट अगर स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स रिलेटेड है तब क्या। देखो बेटा अब यहाँ पे दो चीजें हैं। देखो कहते हैं अगर तो देखो ग्रांट आपकी डेप्रिशिएबल एसेट्स रिलेटेड है। दूसरा है ग्रांट आपकी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स रिलेटेड है। कह रहे हैं देखो भाई अगर ग्रांट आपकी डेप्रिशिएबल एसेट्स रिलेटेड है तो पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कि जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है आप उसको ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स में से कम करोगे टू अराइव एट द बुक वैल्यू। सपोज करो 50 लाख की मशीन थी, ग्रांट मिल गई कितने की, 5 लाख की। कहते तुम 5 लाख को घटाओ 50 लाख से। कह रहे हैं ये जो 45 लाख आएगा ना, अब तुम इस रिड्यूस वैल्यू को डेप्रिशिएट करके चलोगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, कह रहे हैं देखो भाई, कह रहे हैं ये जो तुम्हें ग्रांट मिली है ना 5 लाख रुपए की, कह रहे हैं तुम इसको डेफर्ड इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करके चलोगे। तुम अपने एसेट की वैल्यू को नहीं घटाओगे। तुम क्या करोगे, इस 5 लाख को ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एक सिस्टमेटिक और रैशनल बेसिस के ऊपर इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करके चलोगे। और यूजुअली वो किस बेस के ऊपर होगा, जिस रेशियो के अंदर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करके चल रहे हो ओवर द यूजफुल लाइफ। ठीक है। अब कह रहे हैं अगर ग्रांट जो है, सपोज करो आपको कितनी मिल गई, जितना कॉस्ट ऑफ एसेट था उतना ही अमाउंट आपको ग्रांट का मिल गया या वर्चुअली उतना मिल गया, तो आप नॉमिनल वैल्यू के ऊपर क्या कर दोगे, एसेट को दिखा दोगे। सपोज करो 50 लाख रुपए का एसेट था, आपको ग्रांट भी जो मिल गई सिर्फ 50 लाख की ही मिल गई। तो यहां पर देखा जाए तो पूरा रिकवर हो गया ना आपका अमाउंट। ठीक है। पूरी कॉस्ट ही कवर हो गई। तो कह रहे हैं इस केस के अंदर अपना नॉमिनल वैल्यू के ऊपर क्या करोगे, एसेट को दिखा देना। ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्या है बेटा, अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो कह रहे हैं अगर तो देखो कह रहे हैं कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड है। तो कह रहे हैं उस केस के अंदर देखो बेटा पी एंड एल स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट करके चलना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितना टाइम में आप कॉस्ट ऑफ मीटिंग ऑब्लिगेशन चार्ज करके चलोगे उस पीरियड में आप पी एंड एल में क्रेडिट कर लीजिए ग्रांट को। कह रहे हैं अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर कोई सर्टेन ऑब्लिगेशन रिक्वायर्ड नहीं है फुलफिल करने की, आप सिंपली उसको क्रेडिट कर दीजिए कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब अगला क्या आता है, ग्रांट अगर आपका रेवेन्यू से रिलेटेड है। अगर आपका ग्रांट बेटा रेवेन्यू से रिलेटेड है तो कहते हैं या तो देखो कि आप क्या करोगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर स्टेटमेंट में सेपरेटली क्रेडिट कर दो, या तो आप उसको अदर इनकम के अंदर दिखा दो। ऑल्टरनेटिव टू क्या दिया, कह रहे हैं जो भी जिस एक्सपेंस से रिलेटेड ग्रांट है उसमें से माइनस कर दो। सपोज करो कोविड के टाइम पे क्या करा, एक ग्रांट आ गई कि आप अपने इंप्लॉइज को जो है वो कोविड के वैक्सीनेशन लगवाओ। हम कहते हैं हम उस चीज के लिए ग्रांट देके चल रहे हैं। इंप्लॉइज के लिए तो बेसिकली इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कवर होगा। अब ये जो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ये तो रेवेन्यू नेचर की आइटम है। तो कह रहे हैं आप इस केस के अंदर देखो क्या हो सकता था, ऑल्टरनेटिव वन क्या था, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसको सिंपली क्रेडिट कर देते सेपरेटली।
दूसरा क्या था, आप इसको अदर इनकम के अंदर दिखा देते। तीसरा क्या ऑप्शन था, या दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या था, कि क्योंकि ये एम्प्लॉय रिलेटेड था, तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर से आप क्या कर दीजिए, माइनस करते कि दिखा दीजिए इस ग्रांट। ठीक है। अब गवर्नमेंट ग्रांट जो है, अगर वो क्या है, इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, तब क्या करेंगे बेटा, तब बेटा आप इसको कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट करके चलोगे, शेयर होल्डर फंड का पार्ट मान के चलेंगे। कह रहे ना तो इस कैपिटल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज डिविडेंड, और कह रहे हैं ना ही आप इसको डेफर्ड इनकम की तरह जो है आप कंसीडर करके चल सकते हो। ठीक है। चलिए बेटा, अगला जो हमारे पास आता है वो आता है रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक आई वुड से रिफंड ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। अगर आपको ग्रांट जब मिली है उसका ट्रीटमेंट अगर समझ में आता है तो रिफंड इज इवन मोर इजी। कह रहे हैं अगर कुछ कंडीशन देखो फुलफिल नहीं, गवर्नमेंट ने तुम्हें ग्रांट दी, अब तुम्हें गवर्नमेंट ने तुम्हें ग्रांट दी थी कि, और बोला था कि भाई कुछ कंडीशन के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, तुमने कंडीशन के साथ कंप्लाई नहीं किया, तो गवर्नमेंट कहती कि ठीक है, हमने तुम्हें बोला था कंडीशन फुलफिल करना, तुमने नहीं करी ना, कहते अब ग्रांट वापस कर दो। ठीक है। अगर ग्रांट रिफंडेबल हो गई तो बेटा इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ट्रीट करा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के तहत। ठीक है। अब ग्रांट जिस नेचर की थी बस उस अकॉर्डिंग एंट्रीज हो जाएंगी। अगर ग्रांट जो है वो क्या है, इज इन द नेचर ऑफ द प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो बेटा आप क्या करके चलेंगे, कैपिटल रिजर्व को क्या करके चलोगे, डेबिट करके चलोगे। मुझे बताओ, अगर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की नेचर की ग्रांट होती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हो, आप उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर लेके जाते हो ना, शेयर होल्डर फंड्स का हिस्सा मानते हो। अब अगर वही ग्रांट रिफंडेबल हो गई, क्या करेंगे सर, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू बैंक, आप कैपिटल रिजर्व को क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। कह रहे हैं अगर ग्रांट आपकी रेवेन्यू से रिलेटेड है तब क्या करोगे। देखो सर, अगर ग्रांट आपकी रेवेन्यू से रिलेटेड है और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की थी, ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले कह रहे हैं अगर देखो कोई डेफर्ड अमाउंट अनअमोटाइज अमाउंट क्रेडिट पड़ा हुआ है, पहले तो कह रहे हैं उसके अगेंस्ट एडजस्ट करो। कह रहे हैं लेकिन अगर रिफंडेबल अमाउंट आपका डेफर्ड क्रेडिट से ज्यादा हो गया, ठीक है, या फिर जहां पर आपका डेफर्ड क्रेडिट पड़ा ही नहीं हुआ, तो कह रहे हैं उस केस में आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट आपको P&L में चार्ज करना पड़ जाएगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मान लो बैलेंस शीट के अंदर कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है उस ग्रांट का, अभी तुमने उसको इनकम की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करा था, कह रहे हैं उसको रिवर्स कर दो। कह रहे हैं लेकिन अगर मान लो ग्रांट का अमाउंट या जो रिफंडेबल है वो एक्सीड कर गया, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो P&L में चार्ज कर दो। दूसरी सर्कमस्टांस क्या हो सकती है, तुम्हारे पास कोई डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पड़ा ही नहीं हुआ था, ठीक है, तो P&L टू बैंक हो जाएगा। अगला केस क्या आया, अगर स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड था। कह रहे हैं देखो अगर डेप्रिशिएबल एसेट था, तुमने दो ऑल्टरनेटिव करे थे। पहला तुमने कहा था कि तुम एसेट की वैल्यू में से घटा दो और जितना रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। कह रहे हैं पहले तुमने एसेट की वैल्यू से घटाया था ना, तो कह रहे हैं अब एसेट की वैल्यू को बढ़ा दो, तो आप इंक्रीज कर दोगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट को, तो फिक्स एसेट को डेबिट कर दोगे, यानी PPE को डेबिट कर दोगे। अब जो रिवाइज बुक वैल्यू आएगी आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की चार्ज करके चलोगे प्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में। तो बेसिकली एंट्री इज गोइंग टू बी फिक्स एसेट टू बैंक। ठीक है। ऑल्टरनेटिव टू क्या हुआ, कह रहे हैं आप क्या करो, डेफर्ड इनकम, दूसरा ट्रीटमेंट क्या करते थे, इनकम की तरह ट्रीट करके चल रहे थे डेफर्ड इनकम की तरह, तो कह रहे हैं अब आप डेफर्ड इनकम को कम कर दीजिए और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो बेसिकली एंट्री इज गोइंग टू बी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट, P&L डेबिट टू बैंक। ठीक है। मतलब आप डेबिट करके चलोगे, रिड्यूस करने अपने डेफर्ड इनकम को, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का जो बैलेंस पड़ा होगा सबसे पहले उसको डेबिट करो, अगर फिर भी शॉर्टफॉल है तो P&L डेबिट हो जाएगा। आखिरी क्या है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में तुमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर कुछ कंडीशंस, कुछ ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तब तुम कैपिटल रिजर्व में ही लेकर जाते थे। तो अब क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व को क्या कर दोगे, रिवर्स मारोगे, डेबिट मार दोगे, तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक हो जाएगा। अब देयर आर सर्टेन डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड। कह रहे हैं जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, इंक्लूडिंग द मेथड्स, आपको वो बताने हैं। दूसरा, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट, जो भी आपने रिकॉग्नाइज करा है, ठीक है, आपको वो बता के चलना है। इंक्लूडिंग अगर नॉन मॉनिटरी एसेट रिलेटेड ग्रांट है आपको वो भी बताना है कि कंसेशन रेट पे थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स आते हैं कुछ छोटे मोटे से, अगर कोई कंटीजेंसी है किसी गवर्नमेंट ग्रांट को लेकर, वो अराइज होती है ग्रांट रिकॉग्निशन होने के बाद। आपने अपनी किताबों के अंदर ग्रांट रिकॉग्नाइज कर ली और बाद में कोई कंटीजेंसी अराइज हुई,
तो कह रहे हैं तुम उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की तरह ट्रीट करके चलो। अगला वो क्या बोलता है कि अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट आपको अवार्ड करी है इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, रेदर देन एज एन इंसेंटिव टू स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। सपोज करो जैसे से गुजरात के अंदर किसी फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है, ठीक है। अब डैमेज जो है वो ज्यादा हो गया, जैसे सपोज करो किसी स्टील प्लांट के अंदर बॉयलर फट गया और आग लग जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, इतना नुकसान हो जाता है कि अगले 3 से 4 साल तो दोबारा प्लांट को बनाने में लग जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर बेटा इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए कई बार गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है। तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट दी गई है ये स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए नहीं होती, ये एक इंसेंटिव की तरह होती है ताकि इमीडिएट सपोर्ट कर दो भाई कि बंदे का नुकसान ज्यादा हो गया, इसको इमीडिएट सपोर्ट कर दो, ठीक है। तो इस ग्रांट को आप इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करके चलोगे जब एंटरप्राइज क्वालिफाई कर जाएगी उसको रिसीव करने के लिए, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की तरह हम इसको ट्रीट करके चलेंगे। अच्छा, ग्रांट जो है अगर वो कंपेंसेशन के तौर पे है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं या जो आपके लॉस हो गए हैं प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड्स में, तो कह रहे हैं इसको आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में रिकॉग्नाइज करके चलोगे जिस पीरियड में भी ये ग्रांट रिसीवेबल है, और इसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट करके चलोगे इफ अप्रोप्रिएट। दैट्स इट, यही है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, इतना ही है। गिन के अगर देखोगे ना, मेनली आपको इसके अंदर करने वाली दो ही चीजें हैं। एक, ग्रांट जब मिली तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, दूसरा अगर रिफंड कर रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। और केसेस कितने हैं, पहला केस नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट है सर, दूसरा फिक्स एसेट्स रिलेटेड है, अगर डेप्रिशिएबल है तब क्या, नॉन डेप्रिशिएबल है तब क्या। डेप्रिशिएबल के अंदर दो चीजें हैं, एसेट की वैल्यू में से घटा रहे थे, दूसरा डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चल रहे थे। अगला केस क्या था, अगला केस क्या था, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की नेचर की है, और आखिरी क्या था, रेवेन्यू नेचर की है। आपको बस क्वेश्चन को पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है भाई इसमें से ग्रांट है कौन सी, जोन सी ग्रांट है उससे रिलेटेड लाइनें लिखो, ट्रीटमेंट लिखो, अगर रिफंड है तो अकॉर्डिंगली आपने ट्रीटमेंट देखा रिवर्स हो रहा है, दैट्स इट। मेजरली जो है बेटा यही है स्टैंडर्ड में, ठीक है। अब कुछ बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं स्टैंडर्ड की पिक करूंगा, बहुत सिलेक्टेड, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप ऑल द क्वेश्चन, आई विल जस्ट टेक दम लिटिल सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन बेटा जो मैं यहाँ पिक करना चाहूंगा दैट इज योर इलुस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। आपके आईसीआई के स्टडी मैट का ही क्या है, इलुस्ट्रेशन नंबर 4 है, एक बार देखेंगे जरा। कह रहे हैं कंपनी एक्स जो है वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल रन कर रही है, उसने सैलरी इनकर करी स्टाफ की, डॉक्टर्स की, टू द एक्सटेंट ऑफ 30 लाख पर एनम। सैलरी का खर्चा होता है 30 लाख तक का पर एनम। कह रहे हैं सपोर्ट के तौर पे गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कहती कि हम तुम्हें 90 लाख रुपए देके चल रहे हैं सैलरी के खर्चे के लिए 5 सालों का, 5 ईयर्स के लिए टोटल, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 90 लाख रुपीज मिल रहे हैं। कह रहे हैं आपको जनरल एंट्री पास करनी थी बुक्स के अंदर इन द फर्स्ट ईयर, अगर आप उसको अदर इनकम की तरह दिखा रहे थे और अगर आप उसको सैलरी कॉस्ट की तरह डिडक्ट कर रहे थे। सोच के देखो, जब तुम्हें ग्रांट मिलेगी, रेवेन्यू नेचर की है ये, और 5 साल के लिए, तो हम क्या करके चलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम ले जाओगे सबसे पहले 90 लैक्स और 90 लैक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करके चलोगे, आपका सैलरी का खर्चा था आपने उसकी पेमेंट करी, तो आप सैलरी डेबिट करोगे, बैंक को क्या करके चलोगे, क्रेडिट करके चलोगे। पेमेंट तो आप हर साल 30 लाख की करोगे ही करोगे ना यार। अब आप क्या करके चलोगे, ये जो डेफर्ड इनकम था आप इसको डेबिट कीजिए कितने से, 18 लाख रुपए से, और पी एंड एल को क्या कर लीजिए, क्रेडिट कर लीजिए कितने से, 18 लाख रुपए से, ठीक है। बेसिकली 90 लाख आपको 5 साल के लिए आया था, तो इसको 5 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 18 लाख रुपए बेसिकली आपको हर साल के लिए कह सकते हैं अमाउंट आ गया जस्ट टू पे ऑफ द सैलरी, ठीक है। तो फिर 18 लाख रुपीज को आपने क्या कर देना, पी एंड एल के अंदर क्रेडिट कर दिया। अब इसको दिखाने का सही तरीका क्या है, ठीक है। अगर आप इसको सेपरेटली दिखा के चलते हो एज अदर इनकम, तो अदर इनकम के अंदर आप 18 लाख जो है क्रेडिट कर दोगे, बेसिकली पी एंड एल के अंदर अदर इनकम में आ जाएगा 18 लैक्स। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता था कि आप डेफर्ड इस गवर्नमेंट ग्रांट को जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है रेवेन्यू नेचर का आप उसमें से माइनस कर दीजिए। 30 लाख रुपए का मेरा सैलरी का खर्चा था यानी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस था, मैं उसमें से 18 लाख माइनस करके इसको कितना दिखा दूंगा, 12 लाख, ठीक है। तो अगर मैं बात करके चलूं तो ऊपर वाली जो जनरल एंट्रीज हैं
आप मैं कह सकता हूँ दीज कैन बी इग्नोर्ड। मेनली जो आपका आंसर है वो ये है कि या तो भाई उसको तुम अदर इनकम की तरह दिखा दो, ठीक है। दूसरा क्या है कि जिस एक्सपेंस से रिलेटेड ग्रांट थी आप उसमें से डिडक्शन की तरह शो कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा क्लियर है सभी को। चलिए, अब बेटा जो दो चार अच्छे क्वेश्चन इसके मुझे डिस्कस करने हैं, आई विल जस्ट मूव टू दैट वन। चलो, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। हाइजीन लिमिटेड को बेटा ग्रांट मिली है 50 लाख रुपए की। हाइजीन लिमिटेड को 50 लाख रुपए की ग्रांट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से टुवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल मशीनरी ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशन। कहना स्टेट गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी 50 लाख रुपए की, आपको एक पोल्यूशन कंट्रोल मशीनरी लगानी है। कहना कंपनी क्या हो गया, हाउ आर फेल टू कंप्लाई विद द सेट कंडीशंस। कह रहे हैं जो कंडीशंस थी उसके साथ आप कंप्लाई नहीं कर पाए, एंड कॉन्सिक्वेंटली वाज रिक्वायर्ड टू रिफंड द अमाउंट इन 2020 और 2020 में जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट जो है रिफंड करना पड़ेगा। कहने कंपनी ने क्या करा, जो अमाउंट था वो डेबिट कर दिया मशीनरी में, ठीक है, टू इट्स मशीनरी अकाउंट इन 2022। ऑन द पेमेंट ऑफ द सेम इट ऑल्सो रीवर्क द डेप्रिसिएशन फॉर द सेड मशीनरी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कह रहे जिस दिन मशीनरी खरीदी थी उस दिन से डेप्रिसिएशन को रीवर्क करा, और उन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी 2020 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इफेक्ट दिखाने के लिए। कह रहे हैं क्या ट्रीटमेंट जो कंपनी ने करा है क्या वो सही है या नहीं है। बिना आंसर पढ़े अगर आप में से कोई बच्चा मुझे आंसर देना चाहे, ठीक है, या बिना आंसर पढ़े जस्ट हम एक बार सोचें क्या ये ठीक हुआ। देखो भाई, सर 50 लाख रुपए की ग्रांट मिली थी, ऑब्वियसली डेप्रिशिएबल एसेट्स रिलेटेड है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे दो ट्रीटमेंट हो सकते थे। एक, आप एसेट की वैल्यू में से घटाते। दूसरा, आप डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करके चलते। अब इस केस के अंदर अगर आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की में से उसको एसेट में से घटाया है, घटाया होता है इसको, तो आपने क्या करा होता, डेप्रिसिएशन जो लगाई होती वो रिवाइज बुक वैल्यू के ऊपर प्रोस्पेक्टिव बेस पे लगाई होती, ठीक है। माइनस करने के बाद ग्रांट जो आता उसको ऊपर डेप्रिशिएट करते हैं। अब जब आपको ग्रांट वापस करनी पड़ गई, आपने क्या करा, मशीनरी को तो डेबिट कर दिया, आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब जब डेप्रिसिएशन की बारी आई, तब जब आपने एसेट खरीदा था, यानी आपने 2012 से डेप्रिसिएशन जो है उसको रिवाइज कर डाला, विच शुड नॉट हैपन डन। जब आपने रिफंड करी थी ग्रांट, आपको तब बुक वैल्यू के अंदर ऐड करके जो भी अमाउंट आता, आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में उस अमाउंट को डेप्रिशिएट करना चाहिए था प्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर। सो दैट वुड हैव बीन द करेक्ट ट्रीटमेंट। तो कंपनी ने जो करा हुआ है वो क्या करा हुआ है, गलत करा हुआ है, वो वायलेशन है AS 12 का। लिखेंगे किस तरीके से, कह रहे हैं फैक्ट्स ऑफ केस के अकॉर्डिंग हाइजीन लिमिटेड को ग्रांट मिली 50 लाख रुपए की, ठीक है, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशन। लेकिन अमाउंट रिफंड करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि कंप्लाई नहीं करा है प्रिस्क्राइब कंडीशंस के साथ। तो कह रहे हैं इन सच सर्कमस्टांसेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट रिक्वायर करता है कि जो अमाउंट है वो रिफंडेबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिलेट टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट। या तो इंक्रीज करोगे बुक वैल्यू, या फिर आप रिड्यूस करते हो कैपिटल रिजर्व, ठीक है, या फिर डेफर्ड बैलेंस एज अप्रोप्रिएट, मतलब जो भी सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मतलब जैसे आपने ट्रीट करा है अकॉर्डिंगली। कह रहे हैं स्टैंडर्ड फर्दर ये कहता है कि अगर पहला ऑल्टरनेटिव है जहां पर बुक वैल्यू एसेट की आपने इंक्रीज करी है, तो डेप्रिसिएशन आप रिवाइज बुक वैल्यू के ऊपर निकालोगे प्रोस्पेक्टिवली बेसिस के ऊपर ओवर द रेजिडुअल यूजफुल लाइफ। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी ने करा है एसेट की वैल्यू इंक्रीज करने का, वो तो देखो प्रॉपर है, वहां पे तो हम तुम्हें गलत नहीं बोल रहे। कह रहे हैं लेकिन ये जो तुमने कारिस्तानी दिखाई ना कि भाई डेप्रिसिएशन जो है वो आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगाओगे, कह रहे हैं ये यहां पर गलत कर गया, ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। आरटीपी बटा नवंबर 2021 का क्वेश्चन है, आरटीपी मई 2018 का सवाल है। डी लिमिटेड ने एक मशीनरी एक्वायर करी थी कब सर, 1 अप्रैल 2017 को 20 लाख रुपए की। यूजफुल लाइफ जो है बेटा इस मशीन की थी 5 साल। कंपनी ने क्या करा, 1 अप्रैल 2017 को सब्सिडी के लिए अप्लाई किया 80% ऑफ कॉस्ट पे की, यानी 16 लाख तक की क्या होगी, सब्सिडी होगी, सब्सिडी होगी। कह रहे हैं सैंक्शन लेटर लेकिन जो इसका आया वो नवंबर 2020 में जाकर आया। कंपनी के जो फिक्स एसेट थे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 उसके अंदर क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था इस तरीके से। मशीनरी जो थी वो 20 लाख की थी,
तुमने क्या करा, 17 18 18 19 और 19 20 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी 12 लाख रुपए। आपके पास कितना बच गया, 8 लाख का बैलेंस। अब आपको ग्रांट मिली तो आपने इसमें से 16 माइनस करके इसको क्या दिखा दिया, नेगेटिव दिखा दिया। कह रहे हैं आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे कंपनी को डील करना चाहिए इस एसेट में, कौन से साल में, 2021 में। कह रहे हैं 2021 के अंदर आप इस एसेट के साथ डील कैसे करोगे। देखो बेटा, गवर्नमेंट ने इन्होंने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, जो ग्रांट मिली कंपनी ने वो एसेट की वैल्यू में से घटाई। ठीक है, यानी जो 16 लाख रुपए मिला, आपने क्या करा, 8 लाख रुपीज जो है वो मशीनरी के अंदर बैलेंस था। तो जो 8 लाख रुपए है वो तो मशीनरी के अंदर चलो हम मानते हैं क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन जो बाकी 8 लाख रुपए है वो कहाँ क्रेडिट होना चाहिए था, वो पी एंड एल के अंदर क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है, सोच के देखो ना, तुम्हारी किताबों में मशीनरी जो है वो 8 लाख की आ रही है आज। तुम्हें अगर इस मशीनरी के लिए 16 लाख रुपए की ग्रांट अगर मिल भी गई है, ठीक है, तो क्या तुम इसमें से 16 माइनस कर सकते हो? 8 लाख की मशीनरी में से 16 की अमाउंट माइनस हो जाएगी, क्या हम नेगेटिव दिखाओगे मशीनरी अपनी किताबों में, नहीं ना। तो इसमें से तुम मैक्सिमम 8 लाख की ही माइनस कर सकते थे ग्रांट। ठीक है, तो सर बाकी 8 लाख का क्या, जो बाकी 8 लाख है वो बेसिकली रिकवरी ऑफ क्या हो गया, कॉस्ट हो गया जो तुमने पहले पे कर दी। ठीक है, तो उस 8 लाख को कहते हैं आप कहां लगाओगे, कहां पे दिखाओगे, पी एंड एल के अंदर दिखाओगे, पी एंड एल में ट्रांसफर करा जाएगा, वो पार्शियल रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। तो और अब आपको कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है 20 21 और 21 22 की। क्यों, बेशक अभी 3 साल हुए थे, 2 साल बचे थे, लेकिन 8 में से 8 गए तो तुम्हारे एसेट की वैल्यू किताबों में तो नील रह गई है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट तुम्हारा नील हो चुका हुआ है। तो अब तुम्हें डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ये था बेटा इसका आंसर। बोलो, क्लियर होता है? हाँ जी, क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। आरटीपी मई 2022 का सवाल है। यस सर। एक फिक्स एसेट परचेज करा बेटा 30 लाख रुपए का। ठीक है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिली 12 लाख रुपए की। रेजिडुअल वैल्यू कितने का था, 6 लाख रुपए का। यूजफुल लाइफ कितने की थी, 4 साल की। कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करती है एसएलएम बेसिस के ऊपर। एसेट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर नेट ऑफ ग्रांट दिखाया जाता है, मींस जो ग्रांट मिली है एसेट की वैल्यू में से माइनस करोगे। 1 साल बाद ग्रांट रिफंडेबल हो गई है टू द एक्सटेंट ऑफ 7.5 lakhs। इसकी वजह से नॉन कंप्लाइंस के चलते विद द सर्टेन कंडीशंस आपको क्या करनी थी, सेकंड ईयर में जाकर बेटा कुछ एक जनरल एंट्रीज जो है वो पास करनी थी। ठीक है, आपको सेकंड ईयर में क्या करनी थी, जनरल एंट्रीज पास करनी थी। चलिए बेटा, हाउ विल यू पास द जनरल एंट्रीज है। चलिए सर, देखो सिंपल सी बात है, ग्रांट रिफंडेबल हो गई, वो भी 7.5 लाख रुपए की। मैंने एसेट की वैल्यू में से घटाया था, मीन जब मुझे ग्रांट मिली होगी मैंने एंट्री पास करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो अब मुझे एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, फिक्स एसेट टू बैंक। कितने अमाउंट से, 7.5, 7.5। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, सर 30 लाख रुपए का एसेट था, 12 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट मुझे मिली थी, तो 18 लाख रुपए रह गया था। ठीक है, यही हुआ था, यही था, ये सर नो। यस सर। फर्स्ट ईयर में तो यही हुआ होगा। अब बस मुझे इतना तो, रेजिडुअल वैल्यू है 6 लाख रुपए की और यूजफुल लाइफ है 4 साल का। तुमने पहले साल में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करी होगी, ठीक है देखिए जरा, 18 की वैल्यू रह गई थी, स्ट्रेट लाइन मेथड था, 18 में से 6 माइनस करा, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 4। तुमने पहले साल 3 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी। तो तुम्हारी किताबों में 1 साल के बाद जो एसेट होगा वो वैसे होगा 15 लाख रुपए का। अब इस 15 लाख के अंदर तुमने क्या करा, 7.5 लाख रुपए जो रिफंड वाला अमाउंट था वो ऐड करा। यानी रिफंड का अमाउंट ऐड करने के बाद तुम कह रहे हो तुम्हारे एसेट की बुक वैल्यू हो गई है 22.5 लाख। अब कितनी डेप्रिसिएशन, सर 22.5 लाख में से मैं 6 माइनस करूंगा, रेजिडुअल वैल्यू, इसको डिवाइड करूंगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, 3 से। तो मेरे पास कितना बच जाता है, 22.5 में से 6 गए, 16.5, 16.5 को 3 से डिवाइड करोगे बेटा कितना, 5.5 लैक्स। तो 5.5 लाख रुपए की बेटा मेरी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट 5.5 एंड पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन कितना, 5.5। तो यहां पर बेसिकली उसने जो आपसे क्वेश्चन करवाया मेनली फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन था बेटा। ठीक है, चलिए एक बार आरटीपी नवंबर 2023 का क्वेश्चन देखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
मैं कह रहा हूँ ये वाला जो स्टैंडर्ड है, अगर आ जाता है पेपर में, एक्चुअली फ्री के नंबर है, एमसीक्यू की फॉर्म में आया चाहे डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में आया। एस लिमिटेड को ग्रांट मिली है 18 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट से, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बैकवर्ड एरिया में। आउट ऑफ दिस ग्रांट कंपनी ने 12 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड। और एस लिमिटेड को क्या मिला, एक लैंड भी मिली थी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट से, उसने अपनी किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं करी, क्या कोई पैसा ही नहीं लगा, क्यों रिकॉर्ड करें। कह रहे हैं बस ये बताओ क्या ग्रांट ग्रांट का ट्रीटमेंट करेक्ट है या नहीं है। देखो सर, 18 करोड़ रुपए की जो ग्रांट मिली फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, वो तो मोर ऑफ क्या है, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नेचर की है। अगर वो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नेचर की है, तो उस ग्रांट का ट्रीटमेंट जो है वो क्या होना चाहिए था, उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर जाना चाहिए था। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट बनना चाहिए था। दैट वाज मोर ऑफ अ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नेचर। ठीक है। और गवर्नमेंट ग्रांट वैसे भी बेटे को बेटा जिस पर्पस के लिए मिली होती है उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तुम्हें 18 करोड़ पे फैक्ट्री लगाने के लिए मिले थे, तुम डिविडेंड दे के बैठ गए। तो जो तुमने ट्रीटमेंट करा, पहली बात तो उसकी मिस यूटिलाइजेशन करी, वो तो वैसे ही गलत है। वो उस चीज के लिए अवेलेबल ही नहीं था। करना क्या चाहिए था, कैपिटल रिजर्व के अंदर लेके जाना चाहिए था। तो अब ये ग्रांट क्या होनी चाहिए, रिफंड होनी चाहिए आइडियली। ठीक है। दूसरा, तुमने क्या करा, जो तुम्हें जमीन मिली थी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी, अगर नॉन मॉनिटरी ग्रांट हो गई है, नॉन मॉनिटरी एसेट्स रिलेटेड अगर ग्रांट मिलती है, तो किस वैल्यू के ऊपर आना चाहिए। कह रहे सर यहाँ तो देखो रीजनेबल प्राइस के ऊपर, सॉरी नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। ठीक है। यहाँ तो किसके ऊपर आएगा, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो नॉमिनल वैल्यू पर जाएगा, तो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर अपनी किताबों में इसको रिकॉर्ड करते। ठीक है। क्लियर है बच्चे, चल सकते हो आगे। यस सर। आरटीपी सितंबर 2024 का सवाल है। एनर्जी लिमिटेड ने एक्वायर करा है एक जनरेटर 1 अप्रैल 2023 को 100 लाख रुपए का। ऑन 2 अप्रैल 2023, अगले दिन ही क्या हुआ, उसने अप्लाई कर दिया इंडियन रेन्यूअल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी एडा को सब्सिडी के लिए। सब्सिडी कब जाकर मिली, जून 2024 में, जब अकाउंट 23-24 के फाइनल हो चुके थे। कंपनी ने क्या करा, इसकी काउंटिंग नहीं करी। पहला क्वेश्चन ये पूछता है क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है, तो बेसिकली यहां पर ये मिक्स कर गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ठीक है। और दूसरा क्या कर गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। इन दोनों का बेसिकली ये मिक्सचर क्वेश्चन है। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है या नहीं है। सर देखो, अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आइटम 5 पढ़ता हूँ, तो प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है। प्रायर पीरियड आइटम वो इनकम या एक्सपेंस होते हैं जो अराइज होते हैं करंट पीरियड में। ठीक है। किस वजह से, क्योंकि कोई ना कोई एरर हुआ था या ओमिशन हुआ था इन द प्रीवियस पीरियड। तो ये एरर या ओमिशन की वजह से तो नहीं है। तो क्या इसको प्रायर पीरियड आइटम कहना सही होगा। ठीक है। क्या एरर हुआ था, आंसर है एरर तो देखो नहीं हुआ था। क्या एरर हुआ था या नहीं हुआ था, दैट इज समथिंग विच हैज टू बी कंसिडर्ड। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं अकाउंटिंग जो है गवर्नमेंट ग्रांट की, वो परमिट करती है कि आपको रिकॉग्निशन तभी करना चाहिए जब रीजनेबल इंश्योरेंस है कि एंटरप्राइज कंप्लाई करेगी कंडीशंस के साथ, दूसरा सब्सिडी मिल जाएगी। यहां पर आपने सिर्फ एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन देने का मतलब ये नहीं है कि रीजनेबल एश्योरेंस होगी, हाँ जी सब्सिडी मिलेगी मिलेगी। तो यहां पर मेरे को सब्सिडी को लेकर कोई एश्योरेंस तो नहीं थी ना। लेटर ऑफ सैंक्शन जो है, जब वो मिला, तब मुझे एश्योरेंस मिल गई, हाँ जी यार, कि मेरे को ग्रांट मिल रही है। अब सब्सिडी तो जाके मिली जून 24 में जाके, तब तक तो अकाउंट्स अप्रूवल हो चुके थे। तो क्या ये मेरी तरफ से एरर हुआ था क्या, एरर तो नहीं था सर। जब एरर नहीं था तो प्रायर पीरियड आइटम कैसे हो सकती है। तो प्रायर पीरियड आइटम तो नहीं थी। फर्दर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या बोलता है, कि जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उन इवेंट्स की विच आर अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, वो तभी तक की होती है बिफोर द अप्रूवल, जो अप्रूवल तक की डेट तक का होता है। अगर उसके बाद कुछ हो रहा है वो तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना। ठीक है। तो क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, कह रहे हैं इसकी काउंटिंग कैसे करके चलोगे 2024-25 में। अब 24-25 की बात करके चले, देखो बेटी सीधी सी बात है, आपको सब्सिडी जो मिली है वो जनरेटर के लिए मिली है, डेप्रिशिएबल एसेट है। आप क्या करो, डिडक्ट कर दो कॉस्ट ऑफ जनरेटर में से, तो जितना आपका अमाउंट बचेगा, आप उसको क्या कर दो, डेप्रिशिएट कर दो ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। दूसरा तरीका, आप इसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चलिए। ठीक है। और जो भी डेफर्ड इनकम है, आप उसको रिकॉग्नाइज करके चलिए इन द प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन। बोलो क्लियर होता है बेटा। यस सर।
चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा है बट ठीक है, देख लेते हैं एक बार। पास पेपर में 2017 का क्वेश्चन है। राम लिमिटेड ने बेटा क्या करा, एक मशीनरी खरीदी, कितने की बेटा, 80 लाख रुपए की। कह रहे हैं यूजफुल लाइफ कितनी थी, 4 साल, रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, 8 की। ग्रांट मिली है 32 की। कह रहे हैं जनरल एंट्री पास करके बतानी है आपने रिफंड के टाइम पे, और वैल्यू बताओ फिक्स एसेट की कितनी होगी थर्ड ईयर में, और कितना डेप्रिसिएशन होगा रिमेनिंग 2 ईयर्स में। तो तीन चीजें पूछी हुई हैं, जनरल एंट्री, फिक्स एसेट की वैल्यू, और डेप्रिसिएशन। अगर ग्रांट क्रेडिट हुआ था फिक्स एसेट में, अगर ग्रांट जो है क्रेडिट हुआ था डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में। देखो सर, 80 लाख रुपए की मशीनरी थी, आपको ग्रांट मिला था 32 का, 82 में से 32 गया, 80 में से 32 गया, बचा कितना, 48। 8 लाख रुपए की तो रेजिडुअल वैल्यू थी, माइनस किया, 4 से डिवाइड किया, 40 को 4 से डिवाइड करूं, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए की तो बेसिकली डेप्रिसिएशन बन जाती है 1 साल की। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एंट्री पास करके चलनी है रिफंड के टाइम पे, तो 4 साल की इसकी लाइफ थी, और आपको बताना है कि फिक्स एसेट की वैल्यू क्या होगी थर्ड ईयर में जाके। तो बेटा मुझे बताओ होगा हुआ क्या। सर 48 में से आपने 10-10 लाख करके 2 साल की डेप्रिसिएशन दो चार्ज कर दी, तो 28 लाख रुपीज वैल्यू रह जाएगी ग्रांट से पहले, रिफंड ऑफ ग्रांट से पहले 28 की वैल्यू रह जाएगी। यहां तक क्लियर होता है। यस सर, अरे यस। बच्चे, 80 में से तुमने 32 माइनस करा, 48 रह गया। तुमने पहले साल की डेप्रिसिएशन 10, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 10 माइनस करी, कितना रह जाएगा, 28 ही तो रह जाएगा। तो ग्रांट वापस करने से पहले 28 की वैल्यू थी, तुमने ग्रांट का अमाउंट ऐड करा 32, तो वैल्यू क्या रह जाएगी अब 60। ठीक है। तो ग्रांट वापस करने के बाद वैल्यू हो गया 60। अब तो 2 ही साल बचे हैं, अब 2 साल बचे हैं, तो 2 साल के अंदर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करके चलोगे सर, रेजिडुअल वैल्यू में दे रखी थी। रेजिडुअल वैल्यू कितनी की थी, 8 लाख की। 8 लाख की रेजिडुअल वैल्यू थी, तो 60 - 8, 52। 52 को 2 से डिवाइड करूं, 26 लाख। तो कितनी कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, 26 लाख 1 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ग्रांट के बाद वैल्यू कितनी होगी, 60 लाख की। ग्रांट रिफंड करने से पहले वैल्यू कितनी होगी, 28 की। ग्रांट रिफंड के बाद क्या होगी, 60 की होगी। बोलो क्लियर होता है। सर, यस सर। दूसरा केस क्या था, ग्रांट अगर क्रेडिट कर रहे हो डेफर्ड ग्रांट अकाउंट के अंदर। ठीक है सर, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट के अंदर अगर क्रेडिट करके चल रहा हूँ, 32 लाख रुपए का ग्रांट था। सर इस केस में देखो होगा क्या। सर सबसे पहले तो अगर डेफर्ड ग्रांट की तरह लेके चलते हो, तो आप इनकम को बेसिकली डेफर्ड करके चल रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आपको ग्रांट मिली होगी, आपने क्या करा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, 32 लाख 32 लाख। ठीक है। अब हर साल के एंड में तुम एक एंट्री पास करते होंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L। ठीक है। वो किसमें, इन द प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन। अब इस केस के अंदर ऑब्वियस है कि 80 लाख रुपए की तुम्हारी मशीनरी थी, 8 लाख रुपए का क्या था, रेजिडुअल वैल्यू था, 4 साल की लाइफ थी, तो 70 डिवाइड बाय 4 हो गया 18 लाख। हर साल जो है बेटा 18 लाख रुपए की क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी। तो SLM बेसिस के ऊपर 32 को भी 4 साल में हर साल 8-8 लाख रुपए आप P&L के अंदर क्या कर रहे होंगे, लेके जा रहे होंगे। ठीक है। तो 2 साल के अंदर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का जो बैलेंस बच गया होगा 2 साल बाद, वो बचा होगा 16 लाख रुपए का। अब तुमने वापिस करना है 32 लाख रुपए। डेफर्ड ग्रांट 16 लाख डेबिट, P&L डेबिट, रिफंडेबल अमाउंट एक्सीड कर गया डेफर्ड ग्रांट से। ठीक है। P&L डेबिट टू बैंक 32 लाख, ये आपकी रिफंड की एंट्री हो जाएगी। रिफंड ऑफ ग्रांट से पहले अमाउंट क्या होगा, रिफंड ऑफ ग्रांट से पहले अमाउंट क्या होगा, 2 साल की बस डेप्रिसिएशन माइनस होनी है, 18 18 36। तो 80 में से अगर 36 माइनस कर दोगे 44। अगर ग्रांट का रिफंड कर दिया, उसके बाद भी वैल्यू 44 ही रहेगी। वाई, क्योंकि इस केस के अंदर आपका जो फिक्स एसेट था, ठीक है, उसमें से आपने वैल्यू पहले नहीं घटाई थी। ठीक है। और डेप्रिसिएशन रिमेनिंग सर में कितनी होगी, वो भी कितनी रहेगी सर, 18 लाख ही रहेगी। ठीक है। चलो, जुलाई 2021 का एक बार क्वेश्चन देखो। ABC लिमिटेड है, उसको ग्रांट मिली है गवर्नमेंट से फॉर द ईयर एंडेड। 120 लाख रुपए जो मिले हैं, वो सब्सिडी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से सेटअप करने के लिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की नेचर की है, टोटल इन्वेस्टमेंट इन अ कैपिटल आउटले। ठीक है ना, उस नेचर में बेसिकली ग्रांट हो गई कैपिटल आउटले की। तो ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनना चाहिए।
कैपिटल रिजर्व के अंदर क्रेडिट होना चाहिए, नीदर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ठीक है। अगला, 15 लाख रुपए की ग्रांट मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से इंस्टॉल करने के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो डेप्रिशिएबल एसेट है, दो ट्रीटमेंट हो सकते थे सर। या तो एसेट की वैल्यू में से घटा दीजिए, दूसरा ट्रीटमेंट क्या हो सकता था, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट कर लीजिए। 25 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट से मिले हैं मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए वर्कमैन को ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो सर या तो इसको P&L में अदर इनकम की तरह दिखा दो, ठीक है, सेपरेटली। दूसरा आप क्या कर सकते थे सर, दूसरा आप इसको P&L में क्रेडिट कर सकते थे या अदर इनकम की तरह दिखाते, या और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या होता, एक्सपेंस में से कम करके दिखा देते। ठीक है। अब उसने ये बोला था, कह रहे हैं बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा AS 12 के चलते, लिखना कैसे है, दैट इज द पॉइंट। एज पर AS 12, where the government grantor in the nature of promoters contribution, they are given with reference to the total investment in an undertaking or contribution towards capital outlay, and no repayment is ordinary expected। तो ग्रांट को आप कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट करके चलोगे, जो ना तो डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है डिविडेंड, ना ही उसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करा जाएगा। तो इस केस के अंदर 120 लाख कहां जाना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए कैपिटल रिजर्व में। अगला, एज पर AS 12, दो मेथड है स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स के लिए। एक, एसेट में से डिडक्ट करोगे और डेप्रिशिएट करके चलोगे रिमेनिंग लाइफ में। ठीक है। दूसरा जो है आपका कौन सा हो जाएगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करके चलोगे। ठीक है, डन हो गया बच्चों। बेटा यही था बस आपका स्टैंडर्ड। अब एक क्वेश्चन है जो बस मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन का मेरे पास बहुत बच्चों का डाउट आता है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में मेरे पास होंगे, डाउट पूछते हैं, ओनली फॉर दैट रीजन मैं ये डिस्कस करके चल रहा हूँ क्वेश्चन। बेसिकली आपके इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी बेटा एम्बिग्विटी यहाँ पे ना क्रिएट कर दी थी। कभी तो वो क्या कर देते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, कभी वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। और एक अटेम्प्ट में तो ऐसा किया कि वो उन्होंने कह दिया कि भाई दोनों ही करेक्ट है। ठीक है। तो लेट्स जस्ट मूव टू दैट क्वेश्चन, ये रहा बेटा वो सवाल। 1 अप्रैल 2016 को 60 लाख रुपए की ग्रांट मिली है फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 300 लाख। 300 लाख रुपए की मशीनरी थी, तुम्हें 60 लाख रुपए की ग्रांट मिली। ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। द लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर्स। मशीनरी 10% पे डेप्रिशिएट करनी थी WDV पे। कंपनी जो है उसको रिफंड करनी पड़ेगी ग्रांट जून 2019 में, क्योंकि कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन में वो साफ साफ लिख रहा है, फिर भी बच्चा मेरे से आ जाके पूछता है, और बहुत बच्चे ये डाउट पूछते हैं, कहते हैं कि सर जून 2019 में जाके ग्रांट रिफंड करी, तो हम इसके अंदर जून 2019 तक की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज कर रहे। ठीक है। या डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ठीक है। वो खुद कह रहा है कि हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट एज्यूमिंग दैट कंपनी डिड नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 1920। कह रहे हैं अगर 19-20 के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी है तब क्या करोगे। और जनरल एंट्रीज पूछी, देखो जरा कैलकुलेशंस देख लेते हैं। बाय चांस आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर राइट नाउ, सो इस वजह से पूरा आंसर सामने। 300 लाख रुपए का बेटा एसेट था, 60 की तुमने गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करी, तो 240 तुम्हारी बुक वैल्यू हो गई। पहले साल की डेप्रिसिएशन 240 का 10%, WDV मेथड था, तो 216 के ऊपर टू 1.60, फिर 19.44। ठीक है। अब देखा जाए तो 2 महीने की डेप्रिसिएशन जो है, अब यहां पर देखो वही चीज है, एम्बिग्विटी आ गई। जून में ग्रांट रिफंड हो रही है, क्या उसने मुझे क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोला है कि ग्रांट जून में तो रिफंड हो रही है, बट क्या जून की स्टार्टिंग में हो रही है, जून की एंड में हो रही है, कब रिफंड हो रही है, नहीं बोला ना कुछ। आपका इंस्टीट्यूट कहता कि देखो भाई 31 मार्च 2019 को बुक वैल्यू बचती है 174.916 की। हम ये मान लेते हैं कि जो ग्रांट रिफंड हो रही है वो ना बिगिनिंग में हो रही है ऑफ जून, तो हम 2 महीने की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है। हम 2 महीने की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी अप्रैल और मई की, कितना, इस अमाउंट के ऊपर 10%, वो भी 2 महीने का। तो आपके पास बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 172.044। कहते हैं अब इसके अंदर आप रिफंड ऐड कर दो 60 का, आपके पास ये क्या आ गई, रिवाइज बुक वैल्यू आ गई। कहने अब जितनी लाइफ बच गई है उसके ऊपर
इस अमाउंट को डेप्रिशिएट आप करके चलोगे WDV बेसिस के ऊपर 10%। ठीक है। अब साथ के साथ इंस्टीट्यूट कहता ऑल्टरनेटिव आंसर ऑल्सो पॉसिबल। ऑल्टरनेटिव आंसर क्या हो सकता है वो सुन लीजिए। हम ये वाली जो डेप्रिसिएशन है 2 महीने की, हमने ये भी नहीं लगाई। हमने इसी पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया, 60 को ऐड कर दिया। ठीक है। और फिर हम उसको डेप्रिशिएट करके चलेंगे ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो ये एक क्वेश्चन है जहां पर थोड़ी सी इंस्टीट्यूट ने एम्बिग्विटी सी रख दी है, और इंस्टीट्यूट दोनों ही आंसर को करेक्ट मान के चलता है। बस वॉट एवर एजम्पशन यू आर टेकिंग वो आप लिख कर जरूर आ जाइएगा। लिख कर आओगे तो बेटा मार्क्स जो है वो नहीं कटेंगे। ठीक है। सो दैट वाज इट। यही था बेटा आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड, जो मेरी नजर में मुझे लगा था अच्छे क्वेश्चंस हैं। मोर और लेस आई हैव डिस्कस दोस क्वेश्चन विद यू। यस, इफ एनी लेफ्ट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा उसके अंदर उस क्वेश्चन को मैं ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है। बट अदरवाइज वॉट एवर वी हैव डिस्कस दैट इज वॉज जस्ट मोर देन सफिशियंट फॉर दिस स्टैंडर्ड एट दिस मोमेंट। ठीक है। सो AS12 इज डन। डन है बच्चों। Yes, sir. ओके। Yes, sir.